नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी क्लासेस में स्वागत है। आज हम कोशिका के बारे में जानेंगे कि कोशिका क्या होती है। हम सभी जानते हैं कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी, सबसे सूक्ष्मतम इकाई को कोशिका कहा जाता है। कोशिका जो शब्द है, ये एक लैटिन शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है सेलुला। सेलुला लैटिन शब्द है और सेलुला से ये कोशिका शब्द बना है, जिसका मतलब है एक छोटा कक्ष। सेलुला का मतलब एक छोटा कक्ष है। तो इससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमारा घर छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना है, उसी तरह से हमारा जो शरीर है या किसी भी जीवधारी का शरीर है, वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। तो आइए आज समझते हैं हम कि कोशिका कितने प्रकार की होती है और कोशिका के विभिन्न अंग कौन कौन से हो सकते हैं। कोशिका दो प्रकार की होती है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जो जंतु कोशिका होती है वो जंतुओं में पाई जाती है। पादप कोशिका पौधों में पाई जाती है। जो जंतु कोशिका होती है, इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी हुई उपस्थित होती है। जो पादप कोशिका है, पादप कोशिका में एक बड़ी भित्तिका वैक्यूल एक बड़ी उपस्थित होती है और जंतु कोशिका में वैक्यूल उपस्थित नहीं होती है, एक रिक्तिका उपस्थित नहीं होती है। पादप कोशिकाओं में रिक्तिका पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिका नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम जो होता है, तारक काय, वो अनुपस्थित होता है। हम आगे कोशिका अंगकों के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि सेंट्रोसोम क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है। अभी ये समझते हैं कि किसमें उपस्थित होता है और किसमें अनुपस्थित होता है। सेंट्रोसोम पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। जंतु कोशिका में जो भोज्य पदार्थ बनते हैं वो वसा और ग्लाइकोजन के रूप में बनते हैं। जंतु कोशिका के बने हुए भोज्य पदार्थ वसा और ग्लाइकोजन के रूप में बनते हैं, जबकि पादप कोशिका में जो भोज्य पदार्थ बनता है वो मंड यानी कि स्टार्च के रूप में और वसा के रूप में रहता है। पादप कोशिका में बना हुआ भोजन स्टार्च के रूप में रहता है, मंड के रूप में रहता है, और जंतु कोशिका में बना हुआ भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ग्लाइकोजन और वसा के रूप में होता है। देखिए, जो कोशिका है, इसको सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी द्वारा काट के पतले पतले टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते के समान विन्यास देखा। एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने कब 1665 ईस्वी में 1665 में रॉबर्ट हुक ने कार के टुकड़ों में कार के टुकड़ों का सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया, तो उन्हें ये पता चला, देखा कि कि उसमें मधुमक्खी के छत्तों के समान छोटी छोटी संरचना है। फिर उन्होंने उसका गहन अध्ययन किया और उसे एक कोशिका नाम की संज्ञा दी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोशिका के जनक कौन है, कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो रॉबर्ट हुक ने देखा था। फिर मैथ्यू स्लाइडेन थे तथा थियोडोर श्वान थे, जिसे उन्होंने एक मॉडल दिया, कोशिका का सिद्धांत दिया, जिसे हम स्लाइडेन और श्वान का सिद्धांत कहते हैं। तो जो ये दो वैज्ञानिक थे, जर्मनी के थे ये दोनों, स्लाइडेन और श्वान, इन दोनों ने 1838 में एक कोशिका का सिद्धांत प्रस्तुत किया,
जिसमें इन्होंने ये बताया कि सभी जीवधारी जो होते हैं वो कोशिका और उनके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं, और कोशिका जो होती है वो जीवन की मूल इकाई होती है। ये सिद्धांत दिया स्लाइडन और स्वान ने 1838 में। ये कहा, ये जर्मनी के थे, ये दोनों ही वैज्ञानिक जर्मनी के थे। अब समझते हैं कि कोशिका दो प्रकार की होती है, ये हमने जान लिया, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। अब ये समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। किसी पहले वैज्ञानिकों ने ये बताया, रस्तूर आदि ने ये बताया कि कोशिका दो प्रकार की होती हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। फिर नए वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया कोशिका दो प्रकार की होती है, जिसे प्रोकैरियोट कोशिका और यूकैरियोट कोशिका कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका को क्या आदि कोशिका कह सकते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले प्राचीन माना जा सकता है। इनका जो संरचना होता है, इनकी संरचना एकदम सरल और इनकी संरचना सरल होती है। यानी कि इसके अंग बहुत इनमें कम कोशिकांग पाए जाते हैं और इजी होती है, जबकि यूकैरियोटिक की संरचना जटिल होती है और ये सुविकसित कहे जा सकते हैं, जबकि ये पूरा विकसित नहीं होती है, ये कम विकसित होती है, जबकि ये यूकैरियोटिक सुविकसित होती है और इनकी संरचना जटिल होती है। इनमें एक संगठित केंद्रक उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में एक संगठित केंद्रक पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में इसमें संगठित केंद्रक अनुपस्थित होता है। मुझे लगा था थोड़ा कुछ कभी कभी हो जाता है कंफ्यूजन। इनमें संगठित केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में, क्योंकि ये विकसित होती हैं, तो इनमें संगठित केंद्रक उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में संगठित केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसमें जो डीएनए पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, वो डीएनए अकेला होता है, नग्न होता है। डीएनए जो होता है अकेला होता है, यानी कि इसमें कोई प्रोटीन उसके साथ नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक में जो डीएनए होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। यूकैरियोटिक में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ उपस्थित होता है, जबकि इसमें डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इसमें जो केंद्रक अनुपस्थित होता है, या अगर कभी केंद्रक उपस्थित होता है तो उनमें केंद्रक में भित्ति नहीं पाई जाती है, इसलिए ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं सूक्ष्मदर्शी में। जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक में वेल डेवलप्ड केंद्रक भित्ति पाई जाती है। अब आगे समझते हैं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसमें प्रोटीन संश्लेषण कोशिका द्रव्य में होता है। प्रोटीन संश्लेषण कोशिका द्रव्य में होता है,
जबकि यूकैरियोटिक में प्रोटीन संश्लेषण कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। यूकैरियोटिक कह सकते हैं कि जो पौधे होते हैं उनकी कोशिका को यूकैरियोटिक कहा जा सकता है। और जब पौधे हैं तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएगी, हरित लवक पाया जाएगा। इनमें जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया में और हरित लवक में होता है, जबकि इसमें केवल कोशिका द्रव्य में होता है, क्योंकि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक अनुपस्थित होते हैं। पादप ही नहीं, इसमें जो जीव जंतु भी आते हैं और पादप भी आते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीवाणु और नीली हरी शैवाल सिर्फ आती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? जीवाणुओं में और ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है। और ये सभी जीव प्लस पादप, इसमें सभी जीव और पादप आते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीवाणु और नीली हरी शैवाल पाई जाती है। अब इसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। आगे हम पढ़ेंगे कि वो 70S और 80S किस तरह डिवाइड होते हैं। इसमें 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं। इसमें 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, इसमें 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। इनमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो नहीं पाई जाती है, लेकिन इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका पाई जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। तो प्रोकैरियोट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। अब हम कुछ कोशिका के अंगों के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम समझते हैं कि जीव द्रव्य क्या होता है। जीव द्रव्य को सबसे पहले हक्सले ने डिफाइन किया था। हक्सले ने 1868 में डिफाइन किया जीव द्रव्य को हक्सले ने। और क्या कहा उसे? इस जीव द्रव्य को हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार बताया, और उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीवधारी में एक विशिष्ट प्रकार का द्रव्य पाया जाता है, जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। मैक्सवेल ने जीव द्रव्य सिद्धांत को प्रतिपादित किया। मैक्सवेल ने जीव द्रव्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, और हक्सले ने बताया कि जीव द्रव्य प्रत्येक जीवधारी में पाया जाता है। मैक्स के अनुसार जो जीव द्रव्य सिद्धांत दिया उसके अनुसार कोशिका सजीव पदार्थों का संचय है जो एक बाह्य कला से घिरी होती है। इसमें एक केंद्रक उपस्थित होता है, यानी कि जो ये कोशिका है वो एक सजीव पदार्थों को संचित किए हुए है। और ये एक, अब जैसे कि मान लेते हैं एक पॉलीथिन है और उसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है, तो कोशिका उसी के प्रकार से है, और वो जो पॉलीथिन है वही मेम्ब्रेन का काम करती है।
बाह्य कला से घिरी होती है, जिसमें एक केंद्रक उपस्थित होता है। यानी कि ये कोशिका है और ये बाहर उसकी लेयर है और इसमें एक जीव द्रव्य छोटा छोटा भरा हुआ है, इसमें एक केंद्रक है। तो ये जो कोशिका के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है उसे जीव द्रव्य कहते हैं। अब जीव द्रव्य केवल सजीवों में पाया जाता है और यह सजीवों का महत्वपूर्ण लक्षण है, ये बताया मैक्स ने। तो हमें ये पता चला कि जीव द्रव्य क्या है। कोशिका के अंदर भरा हुआ जो फ्लूइड है उसे कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य कहते हैं। अब समझते हैं कि कोशिका कला क्या होती है। कोशिका कला, कोशिका कला को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। कोशिका कला को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा कहते हैं। और जैसा कि नाम है कोशिका कला, यानी कि कोशिका के बाहर उपस्थित है। हमने बताया कि एक कोशिका है और उसके अंदर जीव द्रव्य भरा है, तो ये जो बाहर की जो लेयर है इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, इस लेयर को। और ये क्या करती है, किसी भी जीव द्रव्य को बाहर जाने से रोकती है और बाहर से के आघातों से जीव द्रव्य को बचाती है। अब एक पॉलिथीन में हम पानी भरते हैं और उसको बाहर उसे पुश करते हैं, तो पॉलिथीन क्या करती है कि अंदर उस पानी को प्रोटेक्ट करती है। उसी तरह से ये जीव द्रव्य जो होता है उसको प्रोटेक्ट करता है कौन, कोशिका कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे प्रोटेक्ट करती है। और ये 35 एंगस्ट्रॉम मोटी हो सकती है और ये फास्फोलिपिड से बनी होती है। ये 35 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है जो कि फास्फोलिपिड से बनी होती है। ये फास्फोलिपिड की बनी हुई 35 एंगस्ट्रॉम 35 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है और द्विस्तर होती है। इसकी डबल लेयर होती है और जिसके दोनों ही ओर प्रोटीन्स की सतह होती है। जैसे ये लेयर है तो इधर भी प्रोटीन्स है और इधर भी प्रोटीन है। सबसे पहले रॉबर्टसन ने इसका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बताया दिया था। रॉबर्टसन ने क्या दिया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। रॉबर्टसन ने 1959 में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था। उसके बाद सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। रॉबर्टसन ने बताया कि ये एक इकाई झिल्ली से बनी हुई होती है, तो उसे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बोला गया। फिर सिंगर गायब थे, नहीं मजाक कर रहे हैं। सिंगर तथा निकोलसन ने 1972 में आप कोशिश करिएगा कि आप बिल्कुल जो सन है उसको याद रखें, जो टाइम पीरियड है वो याद रखें, क्योंकि उससे आप याद करने में इजी होगा। तो सिंगर और निकोलसन ने एक और मॉडल दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सिंगर तथा निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। जीव द्रव्य को हक्सले ने 1868 में दिया। उन्होंने बताया कि सेल के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है,
फिर उसके बाद अब फ्लूइड है तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक नए वैज्ञानिक ने बताया कि अरे नहीं, ये कोशिका कला से भी गिरा होता है जो उस फ्लूइड को बचाता है बाहरी आघातों से, तो उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और वो वैज्ञानिक थे रॉबर्टसन। उन्होंने 1959 में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया। उन्होंने बताया कि एक इकाई झिल्ली से ढकी हुई होती है। फिर और वो इकाई झिल्ली 35 एंगस्ट्रॉम की फास्फोलिपिड की बनी होती है। द्विआण्विक स्तर होता है, बाइमोलिक्यूलर स्तर होता है, जिसका जो प्रोटीन बाहर और अंदर, अगर एक ये लेयर है तो इसके बाहर भी और अंदर भी दोनों ओर प्रोटीन का आवरण है। उसके बाद नए वैज्ञानिक आए दो, सिंगर तथा निकोलसन। उन्होंने बताया 1972 में एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार कि ये जो कोशिका को घेरने वाली जो झिल्ली है वो पारगम्य है। इसे इरेज करते हैं। जो ये झिल्ली है, प्लाज्मा लेमा है, ये क्या है, पारगम्य है, यानी कि सेलेक्टिवली परमेएबल है, पारगम्य, जिसके एक झिल्ली है जिसके इधर भी जाया जा सकता है, इधर भी जाया जा सकता है, लेकिन ये झिल्ली फटेगी नहीं। जैसे एक छन्ना होता है जिसके आर पार कोई भी तरल पदार्थ छन के आ जा सके, तो ये पारगम्य होती है और लचीली होती है। पारगम्य होती है और लचीली होती है, जिसमें तरल पदार्थ होता है। क्योंकि प्लाज्मा कला के अतिरिक्त यूकैरियोटिक कोशिका में रिक्तिका और कोशिकांगों को घेरने वाली अंतः कोशिकाएं कला भी उपस्थित होती हैं। और जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था उसके अनुसार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और वो द्विआवरणी है और उसके अंदर एक पतला सा फ्लूइड है जो कि उसको बाहर से अगर कोई भी आघात लगता है तो वो उसे बचाता है। तो और ये पारगम्य होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण होता है। और अब अंदर जो भी इसके पदार्थ उपस्थित है, कोशिका ने न्यूट्रिशन लिया तो उसको जो भी न्यूट्रिशन उसने बाहर से लिया उसको नियंत्रित कौन करेगा? उसको नियंत्रित करने के लिए ये मेम्ब्रेन बनाई नहीं गई, ये मेम्ब्रेन है जो उसे नियंत्रित करती है। वो कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पारगम्य होती है, लचीली होती है और O2 और CO2 का विसरण करती है और जो भी जो अंदर तथा बाहर के पदार्थ होते हैं उनके प्रवाह पर नियंत्रण करती है, उनको अंदर से बाहर जाने में और बाहर से अंदर आने में रोकती है। तो अभी हमने जीव द्रव्य के बारे में पढ़ा, कोशिका कला के बारे में पढ़ा। अब हम एक अन्य कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा कोशिकांग है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, यह प्लाज्मा कला तथा केंद्रक के मध्य पाया जाने वाला भाग है। एक ये कोशिका है, मान लेते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके अंदर ये एक सेल है, केंद्रक है, सेल नहीं है, सेल तो ये है, ये एक केंद्रक है, न्यूक्लियस है।
तो इसके और इसके बीच में जो द्रव्य पाया जाता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये आप कहेंगे कि जीव द्रव्य है, ये साइटोप्लाज्म है, सब हौच-पौच हो रहा है। नहीं, जीव द्रव्य इस पूरे को, इसके साथ, इसके केंद्रक के अंदर जो है उस फ्लूइड को ले करके, सब दोनों को मिला करके जो फ्लूइड है उसे जीव द्रव्य हक्सले ने बताया। अलग अलग वैज्ञानिक आए, अलग अलग बारे में बताया, लेकिन ये तथ्य एकदम सत्य है कि ये सभी एक कोशिका विभिन्न कोशिकांगों से मिलकर बनती है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और केंद्रक के बीच में पाया जाता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाने वाला जो फ्लूइड होता है, तरल पदार्थ होता है, उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और यह जीव द्रव्य का संरचना विहीन द्रव्यमान नहीं है, यह विभिन्न कोशिकांगों वाला उच्च संगठित संरचना है। कहने का मतलब है कि यह इसमें इस साइटोप्लाज्म में विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं। ये रिक्तिका भी पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती है, हरित लवक भी पाया जाता है। हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, कोई केवल यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक अलग अलग कोशिका के बारे में तो पढ़ नहीं रहा। तो हमें ये जानना है कि साइटोप्लाज्म जो होता है, चाहे वो यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो, उसमें उपस्थित विभिन्न कोशिकांगों के समेत केंद्रक और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बीच में जो द्रव्य पाया जाता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। इनमें अलग अलग कोशिकांग उपस्थित होते हैं और पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं। ये कैसा होता है? ये जेली के जैसा होता है, जेली के समान होता है, जेली के समान तरल पदार्थ होता है। तो कोशिका द्रव्य के बारे में हमने जान लिया। अब हम नए कोशिकांग, कोशिका भित्ति के बारे में जानेंगे। कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका कला के बारे में हमने जाना, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। अब ये कोशिका भित्ति है, इसको सेल मेम्ब्रेन। दोनों में डिफरेंस तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक मिक्स कोशिका कला है, एक संरचना है जिसे डेनली तथा डॉक्सन ने बताया था और रॉबर्टसन ने उसका इकाई जीवी प्रतिरूप दिया था। कोशिका भित्ति को जो कोशिका भित्ति होती है, ये किस में पाई जाती है? अधिकांशतः सभी कवक में और प्रोकैरियोट की तथा पादपों की कोशिकाएं एक कोशिका भित्ति से घिरी हुई होती है। ये अगर जीव जंतुओं की कहें तो उसमें कोशिका कला पाई जाएगी, लेकिन जो कोशिका भित्ति होती है वो कुछ एक प्रोकैरियोट, कुछ प्रोकैरियोट और कवक तथा पौधों में पाई जाती है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो एक उनमें उपस्थित होती है और उनमें पेंटाग्लाइकोडॉन से मिलकर बनी होती है। जंतुओं में जो होती है कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, जीवाणुओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और कवक में उपस्थित होती है कोशिका भित्ति, पौधों में उपस्थित होती है कोशिका भित्ति। पौधों की जो कोशिका भित्ति वो बहुत हार्ड होती है और सेलुलोज आदि से मिलकर बनी होती है। कवकों में ये काइटिन की बनी होती है और जैसा हमने बताया शैवाल और कवक में काइटिन की होती है। पौधों प्लस शैवालों में
सेलुलोज की होती है। प्रोकैरियोट्स में प्रोकैरियोट जो होते हैं इनमें जैसा हम जानते हैं कि नीली हरी शैवाल और जीवाणु आते हैं, इसमें ये पेप्टाग्लाइकोडेन की होती है। नाम बहुत हार्ड होते हैं, आपको उसे लर्न करना होगा। पेप्टाग्लाइकोडेन। प्रोकैरियोट में पेप्टाग्लाइकोडेन की, कवक में काइटिन की और पौधे और शैवालों में सेलुलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति और कोशिका कला एक ही मान सकते हैं कि कोशिका के बाहर जो आवरण उपस्थित होता है उसे कोशिका कला कहते हैं। जो हार्ड होती है भित्ति उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कोशिकांग पे। नेक्स्ट कोशिकांग है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कोशिका के लिए और उसे कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। मेरी राइटिंग थोड़ी बहुत गंदी है, इसे और अच्छा लिखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। ये कोशिकांग बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसे ऊर्जा घर भी कहते हैं, कोशिका का किचन भी कहते हैं। और क्वेश्चंस में अक्सर पूछ लेता है कोशिका का किचन किसे कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को किसने सबसे पहले देखा था? हिंदी में लिखते हैं, अल्टमान। अल्टमान ने 1890 में देखा था माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले, और किस रूप में? छोटी छोटी कणिका के रूप में देखा था। और उसे अल्टमान ने कहा कि ये बायोब्लास्ट है। अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया था, अल्टमान ने बताया कि ये बायोब्लास्ट है। बायोब्लास्ट ब्लास्ट कुछ ज्यादा ही ब्लास्ट हो गया। बायोब्लास्ट। अल्टमान ने 1890 में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा छोटे छोटे कणों के रूप में और कहा कि ये बायोब्लास्ट है। फिर एक नए वैज्ञानिक आए, सी बेंडा ने 1897 में सर्वप्रथम इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। सी बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। कब? 1897 में। 1890 में अल्टमान ने बायोब्लास्ट बताया और सी बेंडा ने उस पे एक नया नाम दे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया। पादप कोशिका में जंतु कोशिका की अपेक्षा माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है। जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होती है, तभी तो ज्यादा काम करते हैं। ये भी कर लो, वो भी कर लो, खाना भी बना लो, पढ़ भी लो, पढ़ा भी लो, बहुत सारा काम करते हैं जंतु। ड्यूटी भी कर लो, बच्चों को भी देखो, छोटे छोटे बच्चे कितना खेलते हैं, पढ़ते भी हैं, खेलते भी हैं। तो जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा पाई जाती है। पादप सिर्फ एक काम करते हैं, एक जगह पे खड़े रहते हैं, भोजन बनाते हैं, लेकिन बहुत जरूरी होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, पादप बहुत जरूरी है। सो पादपों में माइटोकॉन्ड्रिया कम पाया जाता है, जंतुओं में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा पाया जाता है। चलो कहीं तो हम जंतु जीत गए। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसकी कुछ थोड़ी संरचना समझते हैं कैसी होती है।
माइटोकॉन्ड्रिया कुछ कैप्सूल टाइप में होती है और बाह्य कला और अंतर कला से घिरी होती है। इसमें अंतर कला में छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं जिसे विलाई कहते हैं। और इसके जो बीच में जो स्पेस है, दोनों कलाओं के बीच में जो स्पेस है उसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। ये स्पेस जो है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। और इन उभारों को क्रिस्टी कहते हैं। इन उभारों को क्रिस्टी कहते हैं और इन उभारों में छोटे छोटे राइबोसोम लगे हुए होते हैं। क्रिस्टी भी कहते हैं और विलाई भी कहते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था इसको विलाई भी कहते हैं, आप याद रखेंगे। इसे क्रिस्टी कहते हैं इन उभारों को, और इनमें छोटे छोटे राइबोसोम पाए जाते हैं इस तरह चारों ओर। राइबोसोम होंगे तभी तो प्रोटीन का संश्लेषण होगा। हमने पढ़ा था कि यूकैरियोट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण का काम कौन करते हैं? राइबोसोम करते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण का काम आगे हम कुछ में पढ़ेंगे। प्रोटीन संश्लेषण का काम राइबोसोम करते हैं। इनमें ऐसे ही छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं। समझ लेंगे, पूरे में पाए जाते हैं, सिर्फ 4 में नहीं, सब में होते हैं। और इसमें डीएनए और आरएनए पाया जाता है। इसमें डीएनए भी पाया जाता है। अब अगर हम यही सब में बनाने हैं तो डीएनए कैसे बनाएंगे? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बहुत छोटा सा इसमें बना है। इसमें कहीं कहीं पे डीएनए पाया जाता है। ये डीएनए बड़ी काम की चीज है, हर जगह आ जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका अलग प्रतिरूप, मॉडल प्रतिरूप दिया था, हेलिकल मॉडल प्रतिरूप। उसके बारे में जब हम डीएनए पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। हम एक क्लास में डीएनए और आरएनए के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इसी में ये तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। आज हम कुछ कोशिकांगों को पढ़ेंगे, कुछ कोशिकांगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैंने कैसा पढ़ाया। इससे हम डिमोरलाइज नहीं होते हैं और हमें प्रोत्साहन मिलती है कि हाँ, हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम और अच्छा कर सकें। इनमें आरएनए भी पाया जाता है कहीं कहीं पे। इनमें mRNA पाया जाता है। tRNA बना देंगे, सॉरी, mRNA, एम से लिख देते हैं। हर जगह mRNA पाया जाता है। तो इसमें जो राइबोसोम होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का, और आरएनए, डीएनए और आरएनए, मैसेंजर आरएनए सूचनाओं को पहुंचाने का काम करते हैं। और इनमें एक फ्लूइड पाया जाता है, अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसमें ये बिखरे हुए पड़े रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा को ये जरूर याद रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर कहते हैं, ऊर्जा घर, ऊर्जा गृह कहते हैं, क्योंकि इसमें ईंधन का एक स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीकरण होता है, जिससे क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा एटीपी में कन्वर्ट होती है और मुक्त होती है। रासायनिक ऊर्जा एटीपी में मुक्त होती है।
तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह है। माइटोकॉन्ड्रिया 2 लेयर से मिलकर बना होता है। अंदर की लेयर और बाहर की लेयर के बीच के स्पेस को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। अंदर की लेयर जो होती है वो कुछ अंदर मुड़ करके उभार बनाती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी पर छोटे छोटे आरएनए और डीएनए और राइबोसोम उपस्थित होते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में संक्षिप्त रूप में पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। नाम थोड़ा डिफिकल्ट सा है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, और काम भी डिफिकल्ट ही है। अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें इसे सर्वप्रथम पोर्टर ने 1953 में प्रतिपादित किया। हर एक कोशिकाओं को किसी न किसी वैज्ञानिक ने बताया। इसे सबसे पहले पोर्टर ने प्रतिपादित किया, बताया कि एक अंतःप्रद्रवी जालिका होती है कोशिका में। कब? 1953 में। और ये 2 प्रकार की होती है। पहले ये समझते हैं कैसी होती है। ये झिल्ली से घिरी हुई होती है। वाहिकाओं का अंतरा संचारित तंत्र होता है, जो सिस्टर्नी और वेसिकल तथा द्रवयुक्त सकरी नलिकाओं से मिलकर बना होता है। मतलब कि ये एक नलिका के रूप में ऐसे होता है, कोशिकाओं में फैला हुआ होता है, एक जाल सा बना होता है। इसका सिस्टर्नी का और कुटिका का, वेसिकल का, इस तरह से ये केंद्रक से लगी हुई होती हैं यूकैरियोटिक कोशिका में, और और ऐसे भी छोटे छोटे भाग में लगी हुई होती हैं। ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है स्मूथ और एक होती है रफ। अब समझते हैं कि रफ कैसी होती है। स्मूथ की लेयर बिल्कुल, बाहर की जो लेयर होती है वो बिल्कुल क्लीन होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहर की लेयर पे छोटी छोटी कणिकाएं पाई जाती हैं। कणिकाएं कौन होता है? राइबोसोम होते हैं, जो इस पर इस तरह से आपस में इसकी सतह से चिपके हुए और सेटअप बना के एक जाल तंत्र का रूप दिए रहते हैं। मतलब कि कुल मिला के इसका मेकअप किया रहता है। इस तरह से रफ एंडोप्लाज्मिक, ये आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। ये स्मूथ होती है और ये रफ होती हैं। जो रफ होती हैं
चिकनी अंतः प्रदेवी जालिका है, ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेती है क्योंकि राइबोसोम नहीं है। राइबोसोम होंगे तो ही प्रोटीन संश्लेषण होगा। और जो खुरदरी होती हैं इनमें प्रोटीन संश्लेषण होता है और ये संश्लेषी पदार्थ ग्लाइकोजन के भंडारण के लिए स्थान प्रदान करती हैं। इसमें भी ग्लाइकोजन का भंडारण होता है, लेकिन इसमें क्या नहीं होता है, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। लेकिन इनमें प्रोटीन संश्लेषण होता है और ग्लाइकोजन का को ये अपने पास स्टोर करती हैं ग्लाइकोजन को। तो यही काम होता है अंतःप्रदेवी जालिका का। और ये इसका एक और काम है, इसमें ये क्या करती हैं कि जो कोशिका द्रव्य जो होता है, कोशिका द्रव्य से न्यूट्रिशन को लेकर के ऊर्जा को लेकर के केंद्रक तक पहुंचाती हैं। ये केंद्रक से जुड़ी हुई रहती हैं और ये केंद्रक तक पहुंचाती हैं। तो अंतःप्रदेवी जालिका दो प्रकार की होती है, हमने समझ लिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्योंकि इनमें राइबोसोम पाया जाता है, स्मूथ क्योंकि इनमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है, इनकी सतह बिल्कुल चिकनी होती है और ये इनमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे सिस्टर्नी कहते हैं। और सिस्टर्नी और जो वेसिकल खाली स्थान होते हैं उसे वेसिकल कहते हैं। इन भारों को सिस्टर्नी कहेंगे और इन स्थानों को ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को वेसिकल कहेंगे। अब हम नए कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। एक नया कोशिकांग राइबोसोम हर जगह पे आता है, तो पहले राइबोसोम को समझ लेते हैं कि क्या होता है। राइबोसोम राइबोसोम की खोज पैलड नाम के वैज्ञानिक ने की थी। पैलड नाम के वैज्ञानिक ने 1955 में की थी राइबोसोम की खोज। पैलड नाम के वैज्ञानिक ने 1955 में राइबोसोम की खोज की थी। ये अति सूक्ष्म और अति महत्वपूर्ण कोशिकांग है। ये बहुत ही छोटा होता है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो ये इतना छोटा होता है कि इसे केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, इसे नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देखना पॉसिबल नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। ये अति सूक्ष्म होता है और प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। यही इसकी खासियत है कि ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ये दो प्रकार का होता है, 70S और 80S। 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। राइबोसोम का स्ट्रक्चर जैसे एक के बड़ी बॉल के ऊपर एक छोटा बॉल रखा हुआ, ये बॉल पिचक जा रही है, ये ठीक है, और इसके ऊपर एक छोटा बॉल। ये जो नीचे का भाग होता है ये 40S का बना होता है और ऊपर का भाग 30S का। 40, 30, 70S। ठीक इसी तरह से 80S में नीचे का भाग 40S का बना होता है, ऊपर का भाग 20S। नहीं, एक सेकंड। नीचे का भाग 50S से बना होता है, ऊपर का भाग 20 to 30S हो सकता है, तो 30S का बना होता है। 50 और 30 80S और 40, 30 70S। कुछ बुक्स में अप डाउन लिख सकता है, लेकिन जो इसका मेन वो होता है वो यही अनुपात होता है और रमेश गुप्ता की बुक में यही अनुपात दिया हुआ है। तो हमने
रमेश गुप्ता की बुक से पढ़ा है और वो ट्रस्ट में बहुत अच्छी बुक है। तो 30S और 40S से मिलकर बना होता है, उसे 70S टाइप राइबोसोम और 80S टाइप राइबोसोम, 50S और 30S होता है। अब ये समझते हैं कि कौन कैसे होते हैं। जो 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं ये प्रोकैरियोटिक कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में पाए जाते हैं। ये किस में पाए जाते हैं? ये जो 70S के टाइप के होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल, ये प्रोकैरियोटिक सेल और माइटोकॉन्ड्रिया अभी हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, प्रोकैरियोटिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं और 80S टाइप के राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ये जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल के यूकैरियोटिक सेल के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। 80S टाइप जो होते हैं राइबोसोम वो यूकैरियोटिक सेल के कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे भागों में रहते हैं और पैचेस, छोटे छोटे पैचेस के रूप में रहते हैं। और ये 70S जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक सेल के कोशिका द्रव्य के साथ साथ ये जो हमने पढ़ा ना कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम है, तो राइबोसोम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाया जाता है वो 80S टाइप का ही राइबोसोम पाया जाता है, क्योंकि ये जो रफ टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो यूकैरियोटिक सेल में ही पाई जाती है। तो 80S टाइप का राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, 70S टाइप का राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन ये मेन प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक दोनों में पाए जाएंगे। ज्यादा करके प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। हमने राइबोसोम तक अच्छी तरह से समझ लिया कि क्या होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट में जरूर पूछिए, क्योंकि इससे हमारा भी ज्ञानवर्धन होगा और आपका भी ज्ञानवर्धन होगा। अब हम लाइसोसोम के बारे में समझते हैं। क्या होते हैं लाइसोसोम? मेरी एक स्टूडेंट है जिससे मैंने पूछा कि लाइसोसोम क्या होता है, उसे नहीं पता था, उसके स्कूल में भी नहीं बताया गया था। वो 11th की स्टूडेंट, बट उसे अभी नहीं पता था कि लाइसोसोम क्या होता है। और आई थिंक कि अगर वो मेरा वीडियो देख रही होगी तो आज उसे अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि लाइसोसोम और राइबोसोम में डिफरेंस क्या होता है और क्या होते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम की खोज क्रिस्टियन डी डूबे ने 1955 में की थी। ये वैज्ञानिक लोग, आप भी सोचते होंगे ये वैज्ञानिक लोगों को क्या मिलता था, खोज के तो चले गए, पर याद हम लोग को करना पड़ा। पर इसका भी अपना प्रॉफिट है। हमें अच्छी तरह से पता है कि हमारा शरीर जिस छोटी सी इकाई से मिलकर बना है उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो जो लाइसोसोम को जिन्होंने खोजा उसका उनका नाम था क्रिस्टियन डी डूबे, 1955। क्रिस्टियन डी डूबे ने 1955 में लाइसोसोम की खोज की।
लाइसोसोम को कॉमनली हम किस नाम से जानते हैं? कोशिका की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटे से लेके बड़ी क्लास तक में ये पूछा जाता है कि कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या थैली। कोशिका की आत्महत्या थैली लाइसोसोम को कहते हैं। जनरली ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने भी 2-3 एग्जामिनेशन दिए जिसमें ये क्वेश्चन आ ही जाता है कि कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि कोशिका की सुसाइडल बैग लाइसोसोम। अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है कि कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहते हैं, तो उसे लाइसोसोम को कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, उसका भी रीजन है कि ये क्या करती हैं कि जब कोशिका को देखती हैं कि कोशिका को चोट लग गई है, हम आम भाषा में समझते हैं, ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि कोशिका को क्षति पहुंच गई है, चोट लग गई है, कोशिका डेवलप नहीं हो पा रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है कोशिका को। तो ये कोशिका की जो थैली होती है, आत्महत्या थैली, क्या करती है, कोशिका को धीरे धीरे खाने लगती है। और उस खराब कोशिका, मान लीजिए कि ये आपको चोट लगती है, हम इससे समझते हैं कि हमें कहीं पे चोट लग गई, ठीक, तो वहां पे आपने देखा होगा कि छोटे थोड़ा सा पस आने लगता है, खराब हो जाता है, वो उतना उतना पोर्शन खरोंच भी आ जाती है, तो वो पोर्शन लाल पड़ जाता है और खराब होने लगता है। कुछ समय के बाद वो घाव सूख जाता है और एक काले से पदार्थ के रूप में अलग होता है, ठीक। तो क्या होता है कि जो खराब डेड सेल्स, अक्सर इसका आपने सुना होगा कि जो ब्यूटी प्रोडक्ट हैं उनमें, ब्यूटी प्रोडक्ट में ये बोला जाता है कि डेड स्किन को निकालने के लिए ये यूज़ कीजिए, वो यूज़ कीजिए। अगर आप कुछ नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी वो डेड स्किन है, उसके अंदर सुसाइडल बैग है सेल का, और वो बाहर निकल ही जाएगी। तो जो डेड सेल्स होती हैं, खराब मरी हुई या क्षतिग्रस्त कोशिका होती है जो विकसित नहीं हो पा रही होती है, उसे कोशिका की आत्महत्या थैली यानी कि लाइसोसोम खा जाता है। धीरे धीरे करके उसको खा जाता है, खत्म कर देता है उसका। जब उस कोशिका का अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो वो दूसरी कोशिका को इन्फेक्टेड नहीं कर पाएगी। तो ये लाइसोसोम एक छोटे गोलाकार रूप में रहता है, और धीरे धीरे अगर इसको मान लीजिए कि यहाँ से चोट लग गई है, यहाँ से क्षतिग्रस्त हो गई है ये कोशिका, और इसकी वजह से दूसरी कोशिका को भी नुकसान पहुंच रहा है, तो ये क्या करता है, धीरे धीरे इसे खाना शुरू कर देता है, और ये कोशिका धीरे धीरे खत्म हो जाती है, मर जाती है, इसमें विकास नहीं होता है। जो भी इसमें जीव द्रव्य होता है उसका आदान प्रदान उसे बाहर नहीं जाने, ये जो मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था ना, तो ये मेम्ब्रेन उसे बाहर जाने नहीं देता, बाहर के अंदर नहीं आने देता, धीरे धीरे कोशिका सिकुड़ जाती है, सिकुड़ते सिकुड़ते ये क्या करता है, इसको खा जाता है और इसे खत्म कर देता है और खुद भी खत्म हो जाता है। इसीलिए कोशिका का सुसाइडल बैग कहलाता है, और इसकी जगह पे जो दूसरी एक कोशिका है वो अपना स्थान बना लेती है, स्वयं डेवलप हो जाती है। तो ये हमने जनरली समझने के लिए एक रफली डायग्राम के माध्यम से हमने समझा। हमें इतना याद रखना है कि लाइसोसोम कोशिका की आत्महत्या थैली होती है जो कोशिका का भक्षण क्रिया प्रदर्शित करती है। ये झिल्ली युक्त होती है, ये सिंगल झिल्ली होती है, इसमें गोलाकार होती है, और एक एकल झिल्ली पाई जाती है और थैली जैसी होती है। इसमें 40 प्रकार के, इसमें जो पानी जैसा द्रव पदार्थ होगा, इसमें 40 प्रकार के जल अपघटनी एंजाइम होते हैं। जल अपघटनी एंजाइम, 40 प्रकार के जल अपघटनी एंजाइम होते हैं, या कह लीजिए 40 प्रकार के जहर होते हैं जो कोशिका को मारने का काम करते हैं। तो 40 प्रकार के जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं, और ये एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया में ग्रहण किए गए पदार्थों के पाचन में सहायक होता है। ये 40 जो एंजाइम होते हैं,
एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया में क्या करते हैं, ग्रहण किए गए पदार्थों के पाचन में कार्य करते हैं, यानी कि जिसे वो खाता है, एंडोसाइटोसिस कर रहा है, जिसको खा रहा है उसको पचाएगा भी, तो उसको पचा करके और उसको दूसरे कोशिका में जाने में सहायता करते हैं। तो हमने, आई होप कि आपको लाइसोसोम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम क्रिस्टियन डिटूवे ने सर्वप्रथम 1955 में देखा था। ये गोलाकार होता है और 40 प्रकार के जल अपघटनीय पदार्थों से भरा हुआ होता है, जो कि क्या करते हैं, जो एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, और इसको कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है। अब हम गोल्गी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका में गोल्गी बॉडी पाई जाती है। कोशिका में हम यहाँ पे कोशिका का डायग्राम करते हैं, इससे आपको समझने में आसानी होगी। ये एक यूकैरियोटिक कोशिका है। जिसमें एक छोटा सा न्यूक्लियस है, जिसमें एक छोटी सी केंद्रिका है, न्यूक्लियस से सटा हुआ यार है, आई थिंक आप इसे पहचान गए होंगे कि ये क्या है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ टाइप है, ये रफ टाइप है। एक सेकंड, हमारे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसमें एक रिक्तिका पाई जाती है, वैक्यूल, जो अंदर जल आदि से भरी हुई होती है। इसमें गोलाकार लाइसोसोम पाया जाता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा, सुसाइडल बैग। इसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। और राइबोसोम इसमें बिखरे हुए पड़े रहते हैं। तो हमने ये रफली जान लिया। इसमें और भी कोशिकांग पाए जाते हैं, लेकिन ये इसके मुख्य कोशिकांग है जिसके विषय में हमने आज पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बारे में, केंद्रिका के बारे में, न्यूक्लियोलस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। डीएनए और आरएनए के विषय में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने आज के वीडियो में जाना कि कोशिका कितने प्रकार की होती है और कोशिका के मुख्य कुछ अंग और भागों के बारे में पढ़ा। अब हमारा जो हरित लवक है, जो केंद्रक है, ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है और इसे और लंबा बना देगा। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और जो भी क्वेश्चन हो या जो भी आपको मेरे वीडियो पे प्रतिक्रिया देनी है, वो कमेंट में ज़रूर लिखिए। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिख सकते हैं, जिससे कि हमें हमारे वीडियो के बारे में पता चलेगा और हमें प्रोत्साहन मिलेगा अगर हमने अच्छा किया, अच्छा पढ़ाया है तो। सो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर पहली बार देख रहे हैं तो,
और शेयर ज़रूर करें जिससे बाकी लोग भी मेरे वीडियो तक पहुंच सके और जान सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।